अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बारिशें हैं, आप इंजॉय भी कर रहे होंगे, लेकिन नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आज हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपना तारुफ करा दूं। हमेशा मैं भूल जाती हूँ अपना तारुफ कराना। मैं हूँ गज़ल अवान और मैं हूँ हसन लियाकत। बारिशों का इन्होंने जिक्र किया तो बारिशों के हवाले से बात कीजिए तो आपको सेफ भी रहना है, बारिशों को एंजॉय भी करना है। लेकिन आजकल की बारिशें जिस इंटेंसिटी के साथ हो रही हैं, आपको अपने अहल खाना का भी ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पुंछ यूनिवर्सिटी रावलाकोट की बात मैं करना चाहूँगा, जहाँ पे एक बड़ी दर्दनाक वीडियो सामने आई है। एक खातून प्रोफेसर हैं जो कि अपनी गाड़ी के अंदर बैठी हुई हैं, वो मदद तलब करती रही लेकिन उनको मदद नहीं मिल सकी और वो सैलाबी रेले में बह गई। ये कि ज़्यादा दूर की बात नहीं। और रावलाकोट के इलाके की बात अगर की जाए तो रावलाकोट एक बड़ा हसीन और जमील शहर है। ये बिल्कुल पहाड़ों के संगम में मौजूद शहर है, लेकिन वहाँ पे अगर इस तरह की एक्टिविटी, क्योंकि पहाड़ों में या इस तरह के इलाकों में जो लोकल कम्युनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन वो कम्युनिटी उनको बचा नहीं सकी और वो देखते ही देखते नाले की जद में आ गई है, उस सैलाबी रेले की जद में आ गई। अच्छा, आपने जैसे कहा ना कि कम्युनिटी की स्ट्रांग होने की बात, तो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास सेट हैं। इससे पहले भी जहाँ जहाँ भी हिली एरियाज में इस तरह के सैलाब आए हैं, वहाँ पर हमने मकामी लोगों को बचाते हुए देखा है। आपको याद होगा चेयर लिफ्ट वाला एक मामला था, वहाँ पर भी लोगों ने किस तरह से मकामी लोगों ने लोगों की मदद की थी। अब यहाँ पर जिस तरह से यह खातून मदद के लिए पुकार रही है, लेकिन सब लोग अपनी वीडियो, अपनी व्यूवरशिप के लिए, हाइप बनाने के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, लेकिन किसी ने इतना नहीं किया कि कोई भी एफर्ट करके उस खातून को बचा ले। मतलब वो आपको मदद के लिए पुकार रही है, आपको कुछ समझ रही है, वो बिल्कुल उस वक्त बेबस है, लाचार है, लेकिन आप लोगों के हाथ में सिर्फ फ़ोन है और फ़ोन से आपने वीडियो बनानी है, बजाय इसके कि उसकी कोई एफर्ट कर ले। मतलब दरख्त भी है पास, बिल्कुल ऐसी है। कुछ भी हो सकता था। जो बात आपने की ना कि वीडियो बनानी है, वीडियो हमने इस वजह से बनानी है कि शायद वो वायरल होगी। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट ट्रेंड है कि एक शख्स मर रहा होता है और हम साथ खड़े वीडियो बना रहे होते हैं। ये वाकया सिर्फ रावलाकोट का नहीं, बल्कि पिछले दिनों सवात में भी ऐसे ही हुआ कि वहाँ पे वीडियो बनाने वाले लोग ज्यादा थे और रेस्क्यू करने वाले लोग कम थे। अगर वो जो लोग वीडियो बना रहे थे वो थोड़ी भी एफर्ट करते तो शायद वो जाने भी बचाई जा सकती, तो इस खातून को भी बचाया जा सकता था। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बताने का मकसद आपको यही है कि इस तरह की वीडियोस आए रोज हमारे पास आती हैं, सबक हासिल करें, थोड़ी सी मदद करें। बिल्कुल ये ना हो कि कल कोई आपकी वीडियो बना। हाँ एग्जैक्टली, और आप किसी की मदद करेंगे तो आपकी भी मदद होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है गजल। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और बारिशों की बात करते हैं। मुल्क भर की बात कीजिए तो सैलाब से हलाकतों की तादाद 650 से तजावुज़ कर गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बायस होने वाली लैंड स्लाइडिंग और सैलाब ने शदीद तबाही मचा दी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 26 जून से अब तक बारिशों, लैंड स्लाइडिंग और सैलाब से होने वाले हादसात में 657 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं, जिनमें हलाक होने वाले 171 बच्चे हैं, 94 खवातीन और 392 मर्द शामिल हैं, जबकि हादसात में 920 अफराद जख्मी भी हुए। मानसून बारिशों और सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, जहाँ मुख्तलिफ हादसात में अब तक 373 अफराद की हलाकत हुई, जबकि बहुत से लोग अब तक लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। इसके अलावा अगर मानसून बारिशों की बात की जाए तो पंजाब में 164, सिंध में 28, बलोचिस्तान में 20, गिलगित बल्तिस्तान में 32 और आज़ाद कश्मीर में 15, जबकि वफाकी दारुल इस्लामाबाद में 8 हलाकतें हुई। एग्जैक्टली। तो ये सारी रिपोर्ट के मुताबिक सूरत हाल थी NDMA की जानिब से, जो बताया जा रहा है कि जिसमें खवातीन की तादाद कितनी है, बच्चों की तादाद कितनी है, मर्द हजरात कितनी है। इस वक्त का जो मानसून है वो बहुत ही बेरहम साबित हुआ है। मतलब आप ये समझें कि हर इंसान ने अपना सब कुछ ही तकरीबन खो दिया है। बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हैं। इससे पहले कल भी मैं इस हवाले से बात करी थी। पहले जो सैलाब आया था 2022 की बात कर लें, अभी तक उनके हवाले से भी कहा जाता है कि वो लोग भी डिस्प्लेस्ड ही हैं। लेकिन सिर्फ बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। ये तो आपने अब बात की सूरत हाल बताई है। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम अब तालीमी इदारे भी 5 रोज़ के लिए बंद रखने का ऐलान कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ के ज़िला बाग में महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किए गए शदीद सैलाबी अलर्ट के पेश नज़र तमाम तालीमी इदारे आर्जी तौर पर बंद रखने का ऐलान कर दिया है। और सरकारी इलामिया में कहा गया है कि तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों को 19 से 23 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया गया। और इस इक़दाम का मकसद तलबा और अमले की हिफाजत को यकीनी बनाना है, क्योंकि ख़ित्ता मुसलसल आपको पता है मुतासिर हो रहा है और ख़ित्ते में मुसलसल और मुतवक्के जो शदीद बारिशें हैं उसके बायस सैलाबी सूरत हाल का खदशा बढ़ गया है। अभी एक सूरत हाल से लोग नहीं निकले थे कि मज़ीद 3 और मोर स्पेल्स का भी कहा जा रहा है कि वो भी आएंगे। और फिर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसेरा की बात करूँ
तो वहाँ भी तूफानी बारिशों और सैलाब के बाइस 2 रोज़ के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया है। तमाम स्कूलों को और ज़िला इंतज़ामिया ने इसका बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसके अलावा मरी की बात की जाए तो वहाँ भी शदीद बारिशें हो रही हैं, लैंड स्लाइडिंग हो रही है। वहाँ पर भी 2 दिन स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया और CEO एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक मंगल यानी कि 19 अगस्त और बुध 20 अगस्त को तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। बिल्कुल ये अच्छा फैसला है क्योंकि बच्चे काफ़ी सेंसिटिव मामला होता है, वालिदैन के लिए भी, कौम के लिए भी। बच्चे कौम का सरमाया होते हैं, सो उनको तो कम से कम आप घरों में रखेंगे तो ज़्यादा महफूज रहेंगे इंस्टेड कि वो स्कूल में जाएं। और ये अच्छा फैसला है बाग में या फिर बंद करने का मकसद ये नहीं है कि आप उनको घुमाने फिराने ले जाएं। एग्जैक्टली उनको घर में रखना है और सेव रखना है। गजल ने जो आखिरी बात की ये बात इस वजह से उनको आपने स्कूल में नहीं भेजना कि वो घर में रहें और महफूज रहें। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पाकिस्तान में हालिया मानसून बारिशों से तकरीबन 600 जिंदगियां ख़त्म हो चुकी हैं। ये बारिशें 600 जिंदगियां निगल चुकी हैं जिसमें निस्फ तादाद बच्चों की है। ये सानिया सिर्फ कुदरती आफत नहीं बल्कि दहाइयों की पॉलिसी, नाकामी और बद इंतज़ामी की अक्कासी करता है। 2016 में इस्लामाबाद के तूफान के बाद वर्ल्ड बैंक ने 188 मिलियन डॉलर की खतीर रकम से महकमे मौसमियात को जदीद बनाने का मंसूबा बनाया था। मंसूबा पाकिस्तान को जदीद वार्निंग सिस्टम फराम कर सकता था मगर ब्यूरोक्रेसी और ज़ाती मफादात के बायस रुकावटों का शिकार हो गया। उस वक्त के DG गुलाम रसूल ने मुबैना तौर पर फंडिंग को CPEC से मुंसलिक करने पर जोर दिया जिससे कीमती वक्त ज़ाया हुआ। बाद में फंडिंग बहाल हुई मगर मंसूबा कभी तरक्याती मंजूरी ना पा सका। आज जब मानसून की तबाहकारियाँ जारी हैं तो ये सवाल गूंज रहा है कि अगर उस वक्त इस्लाहात होती तो क्या सैकड़ों जिंदगियां बचाई जा सकती थी। बिल्कुल इसमें मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि कल भी हम जब क्लाइमेट एक्सपर्ट से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात की थी जंगलात की कटाई के हवाले से। आपको पता है कि अभी जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो सिर्फ 5% है, लेकिन किसी भी मुल्क के लिए उसको 25% होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हम इसको कह तो सकते हैं कि ये खुदाई आफात हैं, लेकिन इसको चीज़ को शायद हमने डबल कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से हमारी मैं कुछ कहूँगी इंतजामिया की भी गफलत है, उस तरह से नहीं यहाँ पर स्टेप्स लिए गए। आवाम की भी गफलत है, सबकी है। एग्जैक्टली मैंने वही कहा ना कि हमने फ्लड ड्रेन प्लेन को जो है वहाँ पर हमने तजावुजात रख दी, वहाँ पे घर बना लिए, पानी को उसकी इतनी विड्थ ही नहीं मिली जिस वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन हम यही दुआ करते हैं कि मे अल्लाह ताला प्रिवेंट एनी फर्दर हार्म, कि इस तरह की अब मज़ीद कोई आफात ना आए और लोगों की ज़िंदगियाँ इस तरह से ज़ाया ना हो। आगे बढ़ते हैं तो बारिशों से हटकर थोड़ी सी आपको बात बताती हूँ कि पाकिस्तान में नादरा की नई मोबाइल ऐप का एक फीचर अवाम की हैरत और मजाक का बाइस बन गया है। हुआ कुछ यूँ कि ऐप में शनाख्ती कार्ड की मंसूरी के लिए कैंसल आइडेंटिटी व्यू टू डेथ का ऑप्शन मौजूद है, जिसमें सार्फिन को दो इंतखाब दिए गए हैं, एक मरहूम के रिश्तेदार के लिए और दूसरा मेरे खुद यानी कि माई सेल्फ के लिए। और ये अल्फाज देखकर सार्फिन ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या मरहूम भी खुद अपने शनाख्ती कार्ड की मंसूरी कर सकता है। और मज़े की बात इसमें यह है कि मेरे खुद के इंतखाब के बाद ऐप सारिफ को अब लाइवनेस चेक यानी कि जिंदा होने का शनाख्ती अमल मुकम्मल करने का कहती है, जो मजीद तजाद और उलझन पैदा करता है क्योंकि किस तरह से हम खुद कर सकते हैं। और माहिरीन ये कह रहे हैं कि दरअसल यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन की एक खामी भी है जिसे दुरुस्त वजाहत ना मिलने के बायस अवाम ने गलत समझ लिया है। ज़ाहिर है उस तरह से अवेयरनेस नहीं है तो लोग इसको अपने अपने तरीके से ही ले रहे हैं। और हकीकत में मेरे खुद का मतलब ये है कि दरख्वास्त देने वाला शख्स जिसने एप्लीकेशन दी है यानी वो रिश्तेदार जो मरहूम की जानिब से ये कार्रवाई कर रहा है, और लाइवनेस चेक भी उसी रिश्तेदार की तस्दीक के लिए रखा गया है ताकि किसी किस्म की जालसाजी ना हो सके। लेकिन फिर भी अभी नादरा को इस फीचर की ज़्यादा बेहतर वजाहत करनी होगी। बिल्कुल ऐसी नादरा को इसकी वजाहत भी करनी होगी ताकि अवामी सतह पर फैली हुई जो उलझन है उसको ख़त्म किया जाए। और ख़वातीन वज़ात मैंने खुद आज से तकरीबन 3 साल कबल जब अपना ID कार्ड रिन्यू करवाया था इसी ऐप के ज़रिए करवाया था। ये बहुत ही अच्छी ऐप है। ये ऐप जब आप यूज़ करते हैं तो आपको कम से कम ये फील ज़रूर आती है कि आप पाकिस्तान में नहीं बैठे हुए, आप दुनिया के किसी और मुल्क में बैठे हुए हैं और वहाँ से आप अपना ID कार्ड बनवा रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है जब मैं UAE में होता था तो वहाँ पर भी ID कार्ड बनवाने के लिए आपको ऑफिस विजिट करना पड़ता था, लेकिन पाकिस्तान में अब इस तरह की सहूलत आना ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन इस तरह के ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आवाम को समझने में तो कुछ दुश्वारी होती है, लेकिन नादरा का जो ये पाक आइडेंटिटी ऐप है ये स्टेट ऑफ द आर्ट है और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और अब तुर्किया की बात करते हैं। तुर्किया के सूबे नौशहर अपने आसार कदीमा के लिए बहुत ही मशहूर है, लेकिन यहाँ का एक इसको कहते हैं जी देरिन कोयो। देरिन कोयो इस लिहाज से मुनफरिद है कि यहाँ एक वसी ज़ेर ज़मीन शहर का आसार कदीमा मौजूद है जो तकरीबन 2500 साल पुराना है। ये शहर 6 मंजिला है जो ज़मीन से 200 गहराई में फैला हुआ है।
200 फीट गहराई की बात करूं, और यहाँ किसी ज़माने में 20,000 लोग रहा करते थे। ये शहर जिसको दे रिनकोयो कहा जाता है, ये अंडरग्राउंड सिटी के नाम से मशहूर है, जो तुर्क दारुल हुकूमत इस्तांबुल से तकरीबन 750 किलोमीटर जनूब मशरिक में वाक़ है। इस शहर के गली कोचे, दुकानें और मकानात सब के सब ज़ेर ज़मीन हैं, और दिलचस्प बात यह है कि इस ज़ेर ज़मीन शहर में माल मवेशियों और दूसरे पालतू जानवरों के लिए भी अलग जगह बनाई गई थी, जबकि ताज़ा हवा के लिए गुजरने का बंदोबस्त भी किया गया था। और यहाँ सीढ़ियों और चबूतरों का एक जाल फैला हुआ है जो मंजिल ब मंजिल नीचे उतरता चला जाता है। अलावा जी यहाँ छोटी बड़ी राहदारियाँ भी हैं जो इस शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में मिलाती हैं। 1963 में तुर्क महकमा आसार कदीमा ने इस जगह को अपनी तहवील में ले लिया था, और फिर यहाँ सुरंगें और ज़ेर ज़मीन तामीरात दरियाफ्त की थी, और आज से 50 साल पहले ये शहर सयाहों के लिए खोल दिया गया था, और आज ये तुर्की के अहम और तारीखी आसार कदीमा में शुमार होता है। मतलब अंडरग्राउंड सिटी, और नीचे फिर उसकी आपने बताया मंजिल बा मंजिल सारे माल मवेशी भी, फिर वेंटिलेशन भी रेस्टोर किया गया। हाँ, और फिर वेंटिलेशन भी, और कितना जबरदस्त होगा। मुझे तो वैसे आपकी स्टोरी सुन के मजा आ रहा था। और ये आप प्लान करें कि तुर्किया जाएं और वहाँ पे जाके देखें, मजा आ रहा था। एग्जैक्टली, मैं यही सोच रही थी कि जाना चाहिए। कि मैं आपकी स्टोरी मैंने सुन ली, अभी मैं टिकट करवाऊंगी और जाऊंगी। हाँ, मैंने आपको कहा ना, मैं माइंड बना रही थी, इमेजिन कर रही थी कि मुझे जाना चाहिए। तो जी, ये थी हमारी आज की सोशल स्टोरीज। उम्मीद करते हैं कि आज आपको पसंद आई हों, मज़ेदार भी थी, और कुछ स्टार्ट में इस तरह की थी जो दिल दहला देने वाली बातें भी थी। लेकिन खैर, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं कि मुल्क की सियासत में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। और सियासत के मैदान में ना अक्सर ऐसे लम्हात आ जाते हैं जब बड़े बड़े लीडर्स को मुश्किल फैसले भी करने पड़ जाते हैं। अभी मैं बात करूंगी पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइद साहब की, जिन्होंने हालिया दिनों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मुतनाज़ा तजवीज़ भी दी है। मुलाकातें भी हुई हैं उनकी, और उसमें इमरान खान को ये मशवरा दिया गया है कि वो अपने जराइम तस्लीम करके माफ़ी मांगे और अगले इंतखाबात तक चुप का रोज़ा भी रख लें। सवाल अब बहुत सारे यहाँ पर जन्म ले रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वाकई खामोशी और माफ़ी सियासी तौर पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर रास्ता है या फिर नहीं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत दफ़ा कहा गया था। फिर कुछ बात भी हो रही है 27वीं तरमीम के हवाले से भी, क्योंकि वो अगर आगे चलकर बात भी करेंगे कि क्या वो PTI की तब्दीली नहीं है, मुस्लिम लीग नून की तब्दीली नहीं है, उसमें एक पूरे निज़ाम की तब्दीली आने वाली है। तो उसमें क्या कुछ होगा, तो ये तमाम तर बातें आज हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसी है, और इस हवाले से फजल रहमान साहब ने भी एक तजवीज़ दी है, और वो मेरा ख्याल है उसी तजवीज़ के हवाले से बात करें जो किसी ज़माने में आज के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब दिया करते थे। हमारे साथ नासिर बेग चुगताई साहब मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, थैंक यू सो मच हो जाने का। सर नासिर साहब, आपने मौलाना साहब को भी सुन लिया, और वड़ाइद साहब के कॉलम तो आपने पढ़े ही होंगे, जिसमें बेसिकली शायद वड़ाइद साहब खुद तो खान साहब को माफ़ी के हवाले से नहीं कह रहे, उन्होंने तजवीज़ इस वजह से भी दी होगी कि शायद उनकी फील्ड मार्शल से मुलाकात भी हुई है। तो इस तमाम तर तनाजुर को आप किस तरह से देख रहे हैं? मामलात हल होते हुए तो नज़र नहीं आ रहे हमें। देखिए, मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब ने जो कुछ कहा है, फजलुर रहमान साहब ने, वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इमरान खान के ज़माने से कहती आ रही है, और PDM-1 ने भी यही स्लोगन दिया था कि आए हम चार्टर ऑफ इकनॉमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को पार्ट 2 पे ले जाएं, ये सब बातें। लेकिन ये बातें सब ख्याल और ख्वाब किए हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे नज़दीक ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि कोई मुत्तफिक नहीं होगा इसके ऊपर। सब ज़बानी बातें करते हैं, वरना अब तक ये हो चुका होता। क्या क्या मसला था इसमें? कोई मसला नहीं था। इमरान खान साहब तैयार नहीं थे तो कोई बात नहीं, आप लोग बैठ कर तैयारी कर लेते और चार्टर ऑफ इकनॉमी ले आते, आप उसको इम्प्लीमेंट करते। वो इस वक्त भी इम्प्लीमेंट हो रहा है ना, बगैर नाम के हो रहा है। कोई ना कोई तो इम्प्लीमेंट कर रहा है उसको, पाकिस्तानी मईशत के लिए, इक़्तिसादियात के लिए, पाकिस्तानी सिस्टम के लिए एक निज़ाम चल रहा है, उस पर काम हो रहा है। वज़ीर ख़जाना भी हैं, वज़ीर मनसूबाबंदी भी है। लेकिन मेरा ख्याल ये कि ये एक अच्छी तजवीज़ है अगर ये हो जाए, अगर ये मिल के बैठ जाए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लफ्ज़ अगर का है। ये मैं अगर बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ, बरसों हो गए सुनते हुए। अगर ऐसा हो जाए, अगर हिटलर हथियार नहीं डालता, अगर हिटलर खुदकुशी नहीं करता,
अगर हिटलर फलां काम नहीं करता तो आज हिटलर हीरो होता। ये तो अगर ही पूरी हिस्ट्री को चेंज करता है। तो ये अगर है, अगर निकाल दें, बैठ जाए, मुझे बहुत खुशी होगी। जहाँ तक ताल्लुक है मशवरों का, खान साहब को, मेरा ख्याल है सहाफ़ियों का मुकाम नहीं है कि वो मशवरे दें, ये मुशीरों का काम है। और अब लगता ही है कि जो भी दोस्त हमारे पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, पढ़े लिखे दोस्त हैं, और मैं समझता हूँ आपने जिस कॉलम का जिक्र किया है वो वाहिद कॉलम निगार हैं जो कॉलम के फॉर्मेट में लिखते हैं। बाकी सब मजमून लिखते हैं, हम्म। बाकी सब मजमून लिखते हैं। तो अब ये उनका मुकाम कि वो आकर मशवरे दें और खुला ख़त लिख दें इमरान खान साहब को, मेरा ख्याल है सही नहीं है। ये मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी एक काम किया था जनरल ज़िया के दौर में, कल मैंने उसका क्लिप लगाया हुआ है कि हम ज़िया के पास गए, हमने कहा इंतखाबात मुलतवी कर दो वरना भुट्टो जीत जाएगा। ये काम सहाफ़ियों के नहीं होते, ये काम मुशीरों के होते हैं, ये काम पार्टी वर्कर्स के होते हैं, ये काम थिंक टैंक के होते हैं। तो हम लोग तो जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार बहुत से हो जाते हैं। तजियाकार बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, अभी तक वो मैं नहीं कर पाया हूँ। और अगर बन गए लोग तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तजिया करने के लिए बहुत से आपको अवामिल चाहिए होते हैं। 4-5 तरफ का मुकम्मल एक नक्शा चाहिए होता है। ये मैं इस बात पर आज भी कायम हूँ, कल लिखा भी है मैंने कि मेरा काम मशवरे देना नहीं है, मेरा काम खबर देना है, और मेरा काम खबर पे कॉलम लिखना है। बिल्कुल नासिर साहब, आपने ये बात बहुत दुरुस्त फरमाई कि अब इस चीज़ में इफ़ एंड बट्स तो बहुत हैं, और मैंने अपने इब्तिदा में भी ये बात की थी कि हम काफ़ी अरसे से ये चीज़ सुनते आ रहे हैं। क्योंकि आप इस तमाम तर मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं, आप खुद भी लिखते हैं। मैं आपसे अगला सवाल भी यही करने वाली थी कि क्या उनको ये तजवीज़ देनी भी चाहिए थी या फिर नहीं, लेकिन इसका आपने जवाब दे दिया। मुझे ये बताइएगा कि पार्लियामेंट में अब कुछ हैं ऐसे मेम्बर्स PTI के, वो भी ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएँ और माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो क्या अगर ऐसा हो जाता है, फिर एक दफ़ा फिर से अगर का वर्ड आ गया, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इससे इमरान खान साहब बहुत बड़े लीडर मजीद नहीं बन जाएंगे या उनकी मकबूलियत में कमी आएगी? क्या लगता है आपको? देखिए, खान साहब के अपने फैसले होते हैं। खान साहब किसी का फैसला कबूल नहीं करते, वो अपने खुद लेते हैं फैसले। किसी को सेंटर बनाना है, किसको नहीं बनाना, ये तक वहाँ से आता है। बिल्कुल। पार्लिमानी पार्टी एक उसमें मअतल है बिल्कुल, मतलब पार्टी नहीं है, पार्टी इस वक्त नहीं है, कहीं भी नहीं है। कल आपने देखा होगा बैरिस्टर गौहर पानी में जा रहे हैं और 4 आदमी पकड़े हुए हैं दोनों तरफ से। हम्म। वो एक अजीब जगह है, वो गलत आ गई, तो वो उनको नहीं करना चाहिए था ये। अब जहाँ तक ताल्लुक है कि इसका जवाब मेरे पास बहुत आसान सा है कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी हम्म। और लाहौर के कैदियों ने, लाहौर के कैदियों से आप मुराद लेनी, यास्मिन राशिद हैं, तमाम सेनेटर्स हैं, MNAs हैं जिन्हें सज़ा हुई है, उन्होंने सज़ा से पहले एक खत लिखा था, 2 खत लिखे थे खान साहब को भी और दूसरे लोगों को भी, कि बैठ के मुज़ाकरात करें। और मेरा ख्याल है वाहिद पॉलिटिकल अंदाज यही है, वाहिद पॉलिटिकल रंग यही है। देखिए, भुट्टो साहब ने मुज़ाकरात किए PNA से, नतीजा खेज साबित हुए। ये अलग बात कि उसके 2 घंटे बाद का तख्ता उलट दिया गया, ये अलग बात है। इसी तरह और भी दौर आए, नवाज शरीफ का दौर भी आया, और बल्कि मैं बहुत पुराना ज़माना भी याद कर लूँ अगर कायद आज़म का, जो पढ़ते हैं किताबों में हम, वो है एक कादियानी तहरीक थी, वो है, सब में मुज़ाकरात हुए, सब में बातचीत हुई। IGI की तहरीक थी, वो अल्टीमेटली फिजल आउट हो गई मुज़ाकरात के बावजूद। लेकिन मुज़ाकरात हर जगह हुए। पाकिस्तान में 1 यूनिट था, इसको तोड़ने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, बातचीत पे तय हुआ, बातचीत में 1 मैन 1 वोट तय हुआ। तो जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल। फैज साहब ने इस पर बहुत अच्छी बात नज़म कही थी कि मेरे महबूब, मेरे दुश्मन, मेरे कातिल मेरे साथ रहो, आओ बात करें। तो आओ बात करने बहुत ज़रूरी है। और ये जो ख़त था PTI के लीडरों का, ये मेरा ख्याल है तारीख में लिखा जाएगा कि उन्होंने एक वक्त में आके सच बोला, हकीकत बयान की और दुरुस्त मशवरा दिया अपने लीडर को। अब वो मंजूर हुआ नहीं हुआ,
ज़ाहिर है मुझे, आपको भी पता है, मुझे भी बिल्कुल। पता है कि उसका हशर क्या हुआ। नासिर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अब अगर देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी एक पैगाम ही आया जो कि सोहेल वड़ैच साहब ने अपने कॉलम में लिखा। अब दोनों तरफ एक हठधर्मी तो है। अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट तो थोड़ा सा पावरफुल कॉरिडोर है, वो इतना शायद किसी की बात नहीं सुनेंगे, लेकिन क्या आप समझते हैं कि हठधर्मी खान साहब की जान उनको भी थोड़ा सा नरमी दिखानी पड़ेगी और मुज़ाकरात की टेबल पे अगर कोई पहला कदम उठाना पड़ेगा तो खान साहब को खुद उठाना पड़ेगा? देखिए, मुज़ाकरात पे पहला कदम तो उठ चुका है। हुकूमत ने कई बार ऑफर किए, प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ये सब असद कैसर के पास गए हैं पार्लियामेंट में, वहाँ बिल्कुल। उन्हें हाथ मिलाया है उनके डेस्क पे जाकर, उनको ऑफर किया हो, बैठ के बात करते हैं। बैठ के बात भी हुई। जब फिर असल में तारीख और करंट अफेयर्स दोनों मिले हुए हैं आपस में। जो सवाल है आपका, इसका जवाब ये है कि पीटीआई से मुज़ाकरात हुए पीडीएम वन के, कि हम आम इंतखाबात कराते हैं, असम्बली तोड़ देते हैं। सब तैयार हो गए, अब पीटीआई का पूरा डेलीगेशन तो तैयार हो गया, लेकिन शाह महमूद कह गए कि खान साहब देखते हैं क्या फैसला करते हैं, और खान साहब ने फैसला नहीं माना। अगर वो फैसला मान लेते तो 3 महीने बाद आम इंतखाबात हो जाते। अब कितने साल हो गए वो आपको पता ही है। तो बात यही है कि खान साहब का, जैसे मैंने कहा, वन मैन वन पार्टी वन मैन शो है। वो अपने फैसले करते हैं। उनके कुछ मुशीर होंगे यकीनन, जो बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन मुशीर हैं उनके। किसी को, अगर आप, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कोई खातून को टिकट देने का मसला हुआ, पार्टी मुखालिफ थी, हाँ साहब ने टिकट दिया उनको, और बाकायदा जेल से हुक्म गया कि टिकट दिया जाए। इसी तरह डी चौक जाने का मसला तय हो गया था हम्म। कि कहीं और रुकना है, लेकिन डी चौक गए। तो ये एक उनका स्टाइल है बात करने का, काम करने का, और ये क्रिकेट से चला आ रहा है, उसकी बड़ी मिसाल है। तो वो शायद ये समझते हैं कि अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली, अच्छा ये बड़ा लीगल पॉइंट भी है, कि अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली तो इसका मतलब है वो एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं, और हम्म। उस माफ़ी को अदालत में पेश किया जा सकता है कि मुलजिम इकबाली बयान दे चुका है। मुमकिन है उससे डर रहे हो कि मसला और ना हो जाए। तो ये है, लेकिन देखें, एक मामला हुआ है, 9 मई हुआ, 26 नवंबर भी हुआ, 9 मई भी हुआ, ये सारे वाकयात हुए। इसमें एक अदालत ने कुछ लोगों को सजा दी है, 10-10 साल, जायदाद की जब्ती, ये वो फला फला, ये एक वाकया हो चुका है। अब निचली कोर्ट से इसको हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट से इसको सुप्रीम कोर्ट जाना है। उसमें ये माफ़ीनामा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर माफ़ीनामा आता है कि जी तो माफ़ी तस्लीम कर चुका है कि मैंने किया है ये, तो शायद इसलिए वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन माफ़िया ज़रूरी हैं, एक दूसरे को माफ़ करना ज़रूरी है, दरगुजर करना ज़रूरी होता है। अगर यही नहीं होता तो फिर हठधर्मी होती है। आपने इस्तेमाल किया लफ्ज़, बिल्कुल सही है। और ये हठधर्मी नुकसान पहुंचाती है पार्टी को भी। बिल्कुल। हमने देखा है पार्टियां तबाह होते हुए, बर्बाद होते हुए। हमने देखा, लेकिन एमक्यूएम कितनी बड़ी पार्टी थी कराची की, कहाँ चली गई वो हठधर्मी थी वो एक। तो वो बिल्कुल तो नासिर वही साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। अब जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ना, आपकी तमाम बातें बहुत रेलिवेंट हैं। हुकूमत भी एक मुस्तहकम पोजीशन में नज़र आती है, फिर पीटीआई वालों को जो एहतजाज कर रहे हैं वो उस तरह से नहीं है एहतजाज, उनके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं, ये तमाम तर बातें। अब मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ें, चूंकि हमारे पास थोड़ी वक्त की कमी है, तो 27वीं तरमीम के हवाले से बात कर लेते हैं। जब 26 अमेंडमेंट आई थी तब भी लॉ मिनिस्टर हो गए इसहाक डार साहब हो गए, वो ये कहते थे कि हमें तो पता ही नहीं है, और जब सहाफ़ी उनसे सवाल करते थे तो वो कहते थे हमसे ज़्यादा आपको पता है। अब बाज़गश्त है इसकी 27वीं तरमीम की भी, और कहा यही जा रहा है, वही बयानात सेम आ रहे हैं कि हमें तो कुछ इस हवाले से नहीं पता। और ये भी कहा जा रहा है कि वो पूरा एक निज़ाम की तब्दीली होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि एक्सपर्ट जजेस आएंगे, फिर पार्लियामेंट की जो मुद्दत है वो भी सेनेट जैसी कर दी जाएगी, और भी बहुत ही तब्दीलियाँ आएंगी। क्या मौक़िफ़ है इस पर आपका, क्या समझते हैं आप? अच्छा, मेरे पास, आई एम सॉरी टू से, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसी है नहीं। हम्म। मेरे पास ऐसा कोई कच्चा खत भी नहीं है ठीक है। इसमें लिखा हो कि 27वीं तरमीम आएगी। ठीक है, 26 के बाद 27 आता है, अगर हम गिनते गिनते हैं, 26, 27, फिर 28 भी होता है, फिर 29 भी आता है। तो बिल्कुल। 26 के बाद 27 तो आता है, लेकिन क्या 27वीं तरमीम आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल मेरे नज़दीक
इसलिए गलत है कि कुछ नहीं है मौजूद। इस वक्त आप क्या क्या चेंज करना चाहते हैं? पार्लियामानी निज़ाम चेंज करना चाहते हैं, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि पार्लियामानी निज़ाम फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको चेंज करने के लिए आपको करना पड़ेगा रेफरेंडम, वहां बिल्कुल। जाना पड़ेगा, को करा लेंगे वो आप। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसी कोई सोच नहीं है। मैंने जिन दोस्तों से बात की है, जिन बुजुर्गों से बात की है, उनका कहना ये भाई हमारे पास कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे। नासिर साहब, गॉट योर पॉइंट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे गपशप करके बहुत ही अच्छा लगा। खवातीन वज़ात हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सर बेग चुगताई मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम आपको एक होनहार पाकिस्तानी से मिलवाएंगे जो कि इस वक्त तो लंदन में मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है क्योंकि इन्होंने 24 ए लेवल के मज़ामीन में ए ग्रेड हासिल किया है। मैं बात कर रहा हूँ मानूर चीमा की, जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान तो किया, लेकिन अब लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इनका जो दिमाग है वो स्टीवन हॉकिंस से ज़्यादा चलता है और ये उनसे भी बड़े काम कर सकती हैं। और पाकिस्तान के लिए फ़ख्र है कि पाकिस्तान की बेटी जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन भी किया, और वो आने वाले दिनों में और भी कामयाबी समेट सकती हैं। एग्जैक्टली तो हम बात कर लेते हैं स्ट्रेट अवे मानूर शीमा से ही और उनसे जानते हैं उनकी अचीवमेंट्स के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मानूर। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जिस तरह से हसनैन ने भी जिक्र किया, 24 ए लेवल मज़ामीन में आपने कामयाबी हासिल की है, इतना बड़ा हदफ आपने हासिल किया, किस तरह से अपनी पढ़ाई को मैनेज किया आपने? पढ़ाई में मुझे होम स्कूलिंग प्रेफर्ड थी, तो मैंने पहले 5 साल स्कूल जाके GCSEs किए, लेकिन A लेवल्स में मैं फिर होम स्कूलिंग पे आ गई। और होम स्कूलिंग में मेनली ना मुझे ट्यूशन पसंद है ना कभी स्कूल पसंद आया, तो मेरी मदर ही मेन होम पे टीचिंग करती है। तो हमने इकट्ठे सारे सिलेबस कोर्स कवर किए 1 by 1। दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, आप 18 साल की, लेकिन आपने काफ़ी ज़्यादा कामयाबियाँ समेट ली हैं। टीन एज से दूर नहीं हो जाता बंदा जब इतना ज़्यादा कामयाब हो जाए 18 साल की उम्र में? नहीं, क्योंकि मेरा पढ़ाई का टाइम बहुत कम है। मैं कम टाइम में भी वही कवर कर लेती हूँ जो थोड़ा सा नॉर्मल स्टूडेंट्स को ज़्यादा टाइम लग जाए। तो बाकी पूरा दिन मेरे पास फारिग ही होता है। मैं बिल्कुल अपनी एज की तरह, नॉर्मल लड़कियों की तरह, मेरे वही इंटरेस्ट है, फैशन, सिनेमा, शॉपिंग, सो। सही। तो मानूर, आपने 6 आलमी रिकॉर्ड बनाए हैं, क्या रिएक्शन था आपका? फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? ये रिकॉर्ड्स पिछले 2 साल में काफ़ी स्लोली बने हैं, तो मुझे एंड पे पता था क्या होना है, लेकिन फिर भी हम बहुत खुश थे, ऑब्वियसली वेरी प्राउड टू हैव अचीव्ड दिस फॉर पाकिस्तान। दैट्स ग्रेट। और आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अब मेडिसिन पढ़ने जा रही हैं, जो कि आपका बचपन से एक ख्वाब था। सो ये लम्हा जब हकीकत बना तो आपको क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? मैं बहुत खुश थी। मुझे दिल में पता था कि हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली जब आपको कंफर्म हो तो डिफरेंट तरह की खुशी होती है, तो ऑब्वियसली बहुत खुश थी। तो डॉक्टर के हवाले से अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो डॉक्टर बनने की ख्वाहिश आपको कब पैदा हुई? आपने किसी को देखा कोई फिल्म में, या फिर कोई आपका रोल मॉडल था? किस वाक़े से आपकी ये कहानी जुड़ी है? बचपन से मेरी फैमिली में काफ़ी डॉक्टर्स थे, तो मैंने डॉक्टर्स के साथ ही ग्रो अप किया और उनकी सारी स्टोरी सुनी। लेकिन मेरा सारा बचपन पाकिस्तान में अपनी नानी अम्मा के साथ गुजरा था। अच्छा। और उनको वो डायबिटीज़ की पेशेंट थी, और उनके काफ़ी और किडनीज़ के भी इश्यूज़ थे। तो पूरा इस तरह अपना बचपन गुजार के उनके साथ हॉस्पिटल जा के उनकी बीमारी को रियल टाइम में देख के यही एहसास होता है कि मेडिसिन से बेहतर कोई फील्ड ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, मेडिसिन तो कोई फील्ड नहीं है, लेकिन जब आप अब मैं अगला सवाल करूंगा कि जब आप डॉक्टर बनेंगी तो क्या आप पाकिस्तान में वापस आके काम करेंगी? मेरा बिल्कुल इरादा है पाकिस्तान में आके काम करने का। ऑब्वियसली पाकिस्तान मेरा होम कंट्री है, मेरा मदरलैंड है, तो मेरा बड़ा पैशन है कि मैं पाकिस्तान में भी और दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी मेडिसिन विदाउट बॉर्डर्स प्रैक्टिस करूं, और जो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज हैं उनमें हेल्प कर सकूं। अच्छा मानूर, दुनिया ये बात करती है कि आपका IQ लेवल बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। स्टीफन हॉकिंग से भी आप ज़्यादा IQ लेवल रखती हैं, 161 बताया जाता है। अपने बारे में आपकी क्या राय है? मैं कहूँगी कि IQ नेचुरल होता है, लेकिन IQ को आप इंक्रीज़ या डेवलप भी कर सकते हैं। तो अगर पेरेंट्स बचपन से अपने बच्चों में इस तरह का कोई टैलेंट आइडेंटिफाई कर लें, तो उनको ज़रूर इस पे मेहनत करनी चाहिए। चेस, पजल्स,
पढ़ाई इस तरह की चीज़ों पे फोकस करना चाहिए ताकि IQ डेवलप। बिल्कुल ऐसी। अच्छा मानूर, आपकी जो स्कूल में अटेंडेंस थी उसके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए जाते थे, बल्कि ये भी कहा जाता था कि आप जो ज़रूरी टेस्ट होते हैं, कुछ जो रिक्वायर्ड होते हैं वो भी मिस कर देती थी। ये नंबर एक मिस क्यों करती थी, और उस पर तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक अजीबोगरीब कैफियत में भी डाल दिया जाता था। मैं मैं कहूँगी मैं फ्रस्ट्रेटेड थी कि ये इशू था ही नहीं कि मैं कोई इलनेसेस के लिए छुट्टियां ले रही थी या मैं कोई फंक्शन पे या शादी पे पार्टी पे जा रही थी। मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए छुट्टियां ले रही थी और मुझे काफ़ी दुख हुआ कि एजुकेशन सिस्टम ही आपको लिमिट करता है आगे जाने से। लेकिन ऑब्वियसली स्कूल की भी मुझे समझ आती है कि उनकी भी पॉलिसी है कि आप ज़्यादा छुट्टियां नहीं कर सकते, तो दोनों साइड्स पे इसको बैलेंस करना मुश्किल सही। था। तो मानूर, कभी इस तरह की परफॉर्मेंस पर ज़ाहिर है आपकी अटेंडेंस का भी मसला था, फिर आपने खुद कहा कि आप फ्रस्ट्रेटेड थी काफ़ी, तो आपके पेरेंट्स ने भी कभी नाराज़गी का इजहार किया या आपने कभी उनके साथ शेयर किया? नहीं मैं वैसे ही काफ़ी पढ़ाकू हूँ, मुझे शौक है ऑब्वियसली, तो अच्छा। कभी उनको कहना नहीं पड़ा कि बैठ के पढ़ो। वैसे ही बड़ा शौक है। तो वो तो इनफैक्ट कहते हैं कि बस पढ़ना बंद कर दो, आके बात कर लो हमारे से, सही। और ये एक्स्ट्रा बताइएगा कि करिकुलर आप इतनी ज़्यादा का कामयाबी अच्छा समेट रही हैं माशाल्लाह से, पूरे पाकिस्तान में आपका चर्चा है। सो फैमिली, कज़न्स, रिश्तेदार वो भी आपसे मुतासिर होंगे, कितने खुश हैं आपसे? मेरे सिबलिंग्स जो हैं उनको तो कम ही परवाह है, लेकिन मैंने कज़न से सुना है कि उनकी आजकल शामत आई हुई है। ये इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं होता नहीं है, एक इतना दूसरे के साथ कंपेयर करते ना रहते हैं। करूँ कि मेरे कज़न्स बेचारों को भी आपके साथ लड़ाई करनी पड़े एजुकेशन के। तो मानूर, साथ ये भी बताएं, फिर जाहिर है आपकी इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, तो आपकी क्लास फेलो भी जाहिर है एक जेलसी फैक्टर भी तो होता है, वो भी तो होता होगा। मेरे दोस्त अच्छे हैं, वो सारे खुद अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़हीन हैं, तो इस तरह तो कोई बात नहीं है, मुझे तो नहीं पता अच्छा। कि जेलसी का। आई ट्राई टू स्टिक टू पॉजिटिव थिंग्स एंड पॉजिटिव पीपल। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मानूर चीमा मौजूद थी, जो कि अपनी अचीवमेंट्स के हवाले से बता रही थी। और अचीवमेंट्स की जब बात हो तो फिर अचीवमेंट्स बहुत सारी ऐसी हैं जो कि हमने आपको मज़ीद भी बतानी है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र बने हैं। और 14 अगस्त 2025 को पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने एक तारीख रकम करके दुनिया को हैरान कर दिया, जहाँ एक ही दिन में 14 इंतहाई पेचीदा दिल के ऑपरेशन हुए और ये कामयाबी से मुकम्मल भी हो। और यूँ 14 बुजुर्ग मरीजों को नई जिंदगी अता की गई। और ये कारनामा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की मेडिकल हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड है। ये लम्हा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स और इदारे किसी से कम नहीं हैं, और हम सिर्फ हिम्मत करें तो पूरी दुनिया को पीछे छोड़ सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर अली रजा, मेडिकल डायरेक्टर एंड इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट, हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जिसनैन ने बात की, सबसे पहले तो एक मेडिकेशन का प्रोसेस तो हमें पता है वो किस तरह से होता है, लेकिन ये बताइएगा कि इस सर्जरी में कितना डिफरेंस है, अब लोग कितना ज़्यादा इसको प्रेफर कर रहे हैं, किस तरह से आगे जा रहे हैं इसमें। थैंक यू सो मच जी फॉर टेकिंग अस ऑन योर शो। ये जी असल में टावी प्रोसीजर बड़ा यूनिक सा है, जो कि अब पाकिस्तान में काफ़ी इवॉल्व भी हो चुका है। लेकिन इसकी खसूसियत ये है कि आपको बगैर किसी ऑपरेशन के आप वाल्व चेंज कर सकते हैं दिल का, और पेशेंट जो है तकरीबन जागते भी उसका सारा ऑपरेशन हो जाता है, और काफ़ी उसके फ़वाइद होते हैं। वो चलना फिरना उनको काफ़ी आसानी होती है इन सब चीज़ों में। ज़बरदस्त, दैट्स वेरी ग्रेट। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये प्रोसीजर जो कि 14 मरीजों को आपने एक ही दफ़ा ये प्रोसीजर कामयाबी से किया, जिसमें पूरी दुनिया हैरान है, इसके पीछे कितना कुछ वक्त लगा, कितना थॉट प्रोसेस था, उस हवाले से बताइएगा। ये जी आपको पता है कि बिकॉज आपके बिल्कुल आपने बिल्कुल राइटली इसको कहा, इस पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसके लिए वर्किंग आपको पहले से करनी पड़ती है। एक मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि भाई इसमें पाकिस्तान की काफ़ी टीम्स ने शमूलियत की हमारे साथ, और एक टीम वर्क शो हुआ इस दिन जी। 14 अगस्त वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट डे होता है, तो हम मैसेज यही देते हैं कि आप यूनिटी और यूनाइटेड हैं, हाँ, ऑल ऑन ऑल फ्रंट्स जी। 14 तो उसमें अगस्त हमारे 14 साथ ऑपरेशन। पंजाब हाँ। से भी
14 ऑपरेशन जी, पंजाब से भी हमारे पास आए और इस्लामाबाद से हमारे पास शिफा से असद अकबर साहब, ये लोग आए। फिर हमारे डीन साहब, शाहकार साहब, उनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उसमें, क्योंकि जो हम तो प्रोसीजर करते हैं, लॉजिस्टिक्स इसके बाकी जो नॉन क्लिनिकल होते हैं वो ज्यादातर तैयार कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी टीम एफर्ट होती है जी, इस पे तकरीबन 2-3 महीने हमारी प्रिपरेशन में लगी थी जी। सही। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसमें आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं? जाहिर है ये दूसरे प्रोसेस से एक अलग प्रोसेस है, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं? इसमें जी मैं सबसे पहले तो ये होता है कि ये पेशेंट्स काफी एल्डरली होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनकी अक्सर सर्जरीज नहीं हो सकती। ठीक तो है। जाहिर बात है, जितनी उम्र ज्यादा होती रहती है उतनी इंसान कमजोर होता रहता है। तो हम्म। वो जरा ज्यादा फ्रेल होते हैं, कमजोर होते हैं, तो आप उनमें जो भी थोड़ा बहुत भी प्रोसीजर करें तो अक्सर उनका रिएक्ट करना उसको, या उनका बॉडी जितना रिएक्ट करती है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो आपको इसमें काफी सोच विचार से काम करना पड़ता है कि भाई ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। लेकिन इस प्रोसीजर के साथ जनरली कॉम्प्लिकेशंस एक पेस मेकर की अक्सर होती है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे और पेस मेकर की आपको जरूरत पड़े। तो लेकिन अल्लाह के फजल करम से अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि इस कामयाबी के बाद, जिसमें पूरी दुनिया अब पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हवाले से बात कर रही है, ये पाकिस्तान के जो मेडिकल सेक्टर है उसके लिए कितनी अहमियत रखती है? ये जी मेन आपको मैं जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान के सेंटर्स आप सबको देखें तो बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान में मेडिसिन काफी तरक्की कर रही है, जिस तरह भी मानूर ने कहा वो भी आके काम करेगी इंशाल्लाह पाकिस्तान में। तो और भी ऐसे टैलेंटेड लोग आते जा रहे हैं, तो उससे और भी अच्छा होगा। ये है जी कि इसका वाइड स्प्रेड काफी ज्यादा है और फ्यूचर भी काफी अच्छा लग रहा है। इसका मुश्किल ये होता है कि अब ज्यादातर जो अभी तक मैक्सिमम जो प्रोसीजर्स हुए हैं यूएस, अमेरिका, कनाडा, इनमें भी आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 4-5 प्रोसीजर्स ही कर सकते हैं। बहुत शाज़ और नादिर ऐसा होगा कि भाई ज्यादा प्रोसीजर्स हुए हों। तो एक दिन में 14 करना, इसके लिए हमें काफी जगहों से फोन कॉल्स और वो आ रही हैं कि भाई आप लोगों ने कैसे किया। लेकिन अल्लाह के फजल करम से जब आप इरादा करें तो हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले सवाल के जवाब में आप बात कर रहे थे एज लिमिट के हवाले से, तो फिर आप लोग कब रिकमेंड करते हैं कि मेडिकेशन इनफ हो जाती है और फिर उसके बाद ये सर्जरी की तरफ आया जाए? एज लिमिट होती ये है जी पेशेंट्स की? इनकी एज तो लिमिट एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि यंग पेशेंट्स में ये ना हो, उनको सर्जरी हो और वो सर्जरी को जाएं अनलेस एंड अनटिल उनकी सर्जरी ना हो सकती हो। आप इको कराते हैं हर कुछ 6 महीने साल के बाद, और आप देखते हैं कि जब आपका वाल्व एक उसके अपने कुछ मेजरमेंट्स हैं और पैरामीटर्स हैं वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाए, या सांस की तकलीफ दुश्वारी होने लगे आपको, या चेस्ट पेन होने लगे, तो ये आपके साइंस होते हैं कि भाई आपकी बीमारी अब काफी बढ़ गई है और इसका कुछ ना कुछ हल करना सर्जिकल होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने ऑपरेशन की कामयाबियों के हवाले से तो हमने भी बताया, फिर आप भी बता रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपकी क्योंकि मौजूदगी है और मैं इस मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि अब पाकिस्तान में जो दिल के अमराज हैं ये क्यों बढ़ रहे हैं? और स्पेशली जो पहले तो हम सुना करते थे कि किसी की उम्र अगर 50 प्लस है या 60 प्लस है उसको दिल की मर्ज होते हैं। अब तो माशाल्लाह से हम देखते हैं कि 30 साल का या फिर 35 साल का शख्स होता है, उसको भी खुदा न ख्वास्ता दिल का दौरा पड़ जाता है। इसकी बढ़ने की वजूहात क्या है? ये असल में जी पाकिस्तान में जाहिर बात है जेनेटिकली हम लोग बड़े प्रोन हैं उसके लिए, हार्ट इश्यूज के लिए। और साथ जो है हमारे जेनेटिक्स ऐसी हैं, फिर हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, फिर हमारी जो शरियानें होती हैं वो अमूमन उनके साइजेस वैसे भी थोड़े से छोटे होते हैं बनस्बत बाकी कोकेशियंस जो यूरोपियंस हैं उनके मुकाबले में। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे यहाँ पे एज बहुत कम है जिसके लिए जिसमें ये बीमारियां आ जाती हैं। हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स थोड़े से कम हैं। अगर प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जरा और ज्यादा इम्प्रूव हो और बेहतरी उसमें आए तो इंशाल्लाह ये बाकी बीमारियों में हम कमी ला सकते हैं जी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि आफ्टर दिस सर्जरी आप किस तरह की डाइट प्लान, लाइफस्टाइल रिकमेंड करते हैं एक पेशेंट को? हम जी उनको कहते हैं भाई नॉर्मल आप जो हेल्थी लाइफस्टाइल है वो फॉलो करें, अपना रेगुलर वॉक करें, अपनी ग़िज़ा को ज़रा कंट्रोल में रखें, और ज़्यादातर अपना कोशिश करें कि भाई आप डायबिटीज़ की तरफ ज़्यादा प्रोन ना हो। अगर डायबिटिक हैं तो उस डायबिटीज़ कंट्रोल रखें, अपने किडनी फंक्शंस को रेगुलर चेक करते हैं। तो बेसिकली आपको चेक्स करने पड़ते हैं साल में एक मरतबा, इको और ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। बाकी आप नॉर्मल लाइफ स्टाइल गुजारते हैं, इसके साथ आप
टैबलेट्स भी सिर्फ एक एक गोली एक्स्ट्रा मिलती है, अगर और कोई अमराज हो उसके लिए मिले तो अलग बात है, लेकिन इस ऑपरेशन के लिए आपको सिर्फ एक एस्पिरिन की गोली खानी पड़ती है। ठीक हो गया। और डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताइएगा, लास्टली बताइएगा कि जो पिछला सवाल मैंने किया था कि दिल के अमराज बढ़ रहे हैं, आपने मेडिकल केयर के हवाले से बात की, लेकिन एक पर्सनल जो इससे बचना चाहता है, बहुत सारे लोग हमें सुन रहे होंगे, सो पर्सनली हमको किन किन चीज़ों से केयर करनी चाहिए कि हम इस मर्ज से दूर रहें? बिल्कुल, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। कुछ तो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह आपकी एज हो गई, आपकी जहाँ फैमिली हिस्ट्री हो गई, आप वो है, वो तो नॉन मॉडिफाइबल, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह स्मोकिंग हो गई आपकी, आप स्मोकिंग से बिल्कुल उसको बच के रहें। दूसरा उसकी आपकी रेगुलर वॉक्स हो गई, हेल्थी लाइफस्टाइल, मतलब ये कि आप ईट हेल्थी और उसको करें कि ताकि आपके चर्ब ग़िज़ा, और हमारे तो पाकिस्तानी खाने वैसे भी ज़्यादातर चर्बी होते हैं, लेकिन चर्ब ग़िज़ा से आप इज्तनाब करें इन चीज़ों से। तो कुछ मॉडिफाइड फैक्टर्स यही हैं कि जिसको आप फॉलो करके और रेगुलर चेकअप्स अपने कराएं। आप एवरी ईयर कोई अपना चेकअप, कम से कम ब्लड टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, डायबिटीज कंट्रोल टेस्ट और ये चीज़ें कराते रहें। सही हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम, और जिस तरह से आपने तमाम तर प्रिवेंशंस भी बताई कि किस तरह आ सकता है, किस तरह की डाइट होनी चाहिए, और ये बीमारियां बढ़ती क्यों हैं, और इस सर्जरी की तरफ हम जा क्यों रहे हैं। यकीनी तौर पर आपको आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे हमारी तरह। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक खवातीन और आजाद। अब बात करेंगे खेलों की दुनिया की, जहां पे पाकिस्तान की बेटियां एक बार फिर सब्ज हिलाली परचम को फख्र से बुलंद कर रही हैं। मलेशिया में होने वाली ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान की बासलाहियत खिलाड़ियों तैयबा अशरफ और सुबल फातिमा ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मजमूई तौर पर 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किया। यह कामयाबी ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एजाज है, बल्कि इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी खवातीन एथलीट्स दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकती हैं। बिल्कुल, और इनकी अचीवमेंट्स पर इन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। सुंबुल फातिमा और तैयबा अशरफ दोनों ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले सुंबुल फातिमा बताएं मुझे कि सबसे जिस तरह से आपने 5 गोल्ड मेडल जीते, 1 सिल्वर मेडल जीतने की बात हो रही है, तो किस तरह से तैयारी की, क्या कुछ हुआ, अपनी जर्नी बताएं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोई मैट नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन हमने जो है अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू किया। ट्रेनिंग को हमने डिस्टर्ब नहीं होने दिया। अपने इवेंट के लिए हमने पाकिस्तान के लिए 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल लिया। और इसके साथ साथ हमारी इंजरीज भी बहुत सी चली और हमारे हर्डल्स भी आई, लेकिन हमने हर्डल्स को आड़े नहीं आने दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन किया बैनुल अक़वामी सतह पर। दैट्स वेरी ट्रू। तैयबा मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आप दोनों बहुत ही अच्छा खेलती हैं। ताइक्वांडो का इंतखाब आपने क्यों किया था? क्योंकि ये ख़वातीन के लिए कोई आसान खेल नहीं समझा जाता, स्पेशली अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो यहाँ पे तो ये खेल बहुत मुश्किल है। अगर बहुत ज़्यादा ख़वातीन किसी खेल की तरफ आती हैं तो वो हम देखते हैं कि क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन आगे आती हैं। बिल्कुल मुश्किल तो था। स्टार्टिंग से ये था कि हम लोग मूवीज देखते थे जैकी चैन, ब्रूस ली की, और किक्स वगैरह तो बचपन से आती थी। वैसे हम क्रिकेट भी खेल चुके हैं बचपन में, तो हमने क्रिकेट में, एथलेटिक में बहुत से इवेंट्स वगैरह, बहुत सी स्पोर्ट्स खेली। लेकिन जो प्रोफेशनल था, बाय प्रोफेशनल मैंने जो चूज किया था वो कराटे चूज किया था 2012 से। तो मैंने ब्लैक बेल्ट को जब हराया फाइनल में, तो फिर मुझे पता लगा भाई ये जो गेम है ये मेरे लिए है और ये मैंने करनी। तो कराटे से स्विच जो ताइक्वांडो में हमने किया था वो इसलिए किया था क्योंकि ओलंपिक्स गोल हम दोनों को जो है वो इंशाल्लाह ओलंपिक्स ही है, ओलंपिक्स में गोल्ड लाना है और एक दफा नहीं हर दफा लाना है इंशाल्लाह, रिकॉर्ड कायम करना है। तो हमने कराटे से स्विच ताइक्वांडो में कर लिया था और अब ताइक्वांडो में हम उसको छोड़ने के लिए कभी भी। और मैं ये साथ साथ बताती चलूं कि ना सिर्फ ताइक्वांडो एक गेम है मार्शल आर्ट की, बल्कि ये मार्शल आर्ट की माँ है, जिसे कहते हैं कि जिम्नास्टिक जैसे ऑल ऑफ द वर्ल्ड जो है गेम्स की माँ है, इसी तरह से मार्शल आर्ट में ताइक्वांडो सारी गेम्स की माँ है। और इसके अलावा जैसे खवातीन की हमने बात की है, तो मेरे ख्याल से खवातीन के लिए सबसे बेस्ट ताइक्वांडो है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस जो आजकल हमें बहुत जरूरी है बिल्कुल, और हमारी खवातीन के लिए बहुत जरूरी है। उछाना बचाना मर्दों के चल रही है, तो मेरे ख्याल से ना ताइक्वांडो सीखना चाहिए और हम सिखाते भी हैं। पीएस फिटनेस के नाम से हमारा क्लब है,
तैयबा सुंबल फिटनेस, तो हम दोनों बहनों ने इकट्ठे इसको स्टार्ट किया है और हम लोग सिखाते भी हैं। माशाल्लाह सुंबल और तैयबा हम तो सोचते थे आप अभी सीख रही हैं, आप सीख सिखा रही भी हैं, रही आप हैं। सिखा भी रही हैं। मुझे ये बताएं, पहले सवाल के जवाब हमने में हमने सीखा भी है, पहले हमने सीखा है क्योंकि बहुत सी फीमेल्स हमसे इंस्पायर होकर हमारे पास ही आती हैं कि आप जैसे कर रही हैं हमें भी करना है। ऑब्वियसली बात है, फीमेल नहीं को आप फीमेल से ही आप ट्रेनिंग सुंबल आप लेनी ठीक चाहिए और गई हैं हमारे पास टाइक्वांडो में, बिल्कुल आप ठीक गई हैं टाइक्वांडो में, बात भी मुकम्मल नहीं होने देती है, एकदम से आगे से जो है हाँ। ना आपकी जानिब से आ जाता है। जवाब आ जाता है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, जिस तरह से पहले सवाल के जवाब में आपने कहा कि हमारी उस तरह से ट्रेनिंग्स नहीं थी, हमने खुद ली, तो क्या सिर्फ आप अपनी मदद आपके तहत ही ट्रेनिंग्स वगैरह करते रहे हैं? फिर आपकी इंजरीज का भी आपने जिक्र किया। बिल्कुल ऐसा था, हमारी इंजरीज भी रही, बल्कि एक टाइम ऐसा आया कि मेरी 2 बोन फ्रैक्चर हो गई थी और डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया था कि आप खेल ही नहीं सकती हैं, अब आप जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी किसी इवेंट्स में इस तरह से। लेकिन मैंने कम बैक किया अपनी एनर्जी के साथ, अपने एम के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमाई। दैट्स वेरी गुड। लेकिन ये जो इज्जत आपको मिली है, अल्लाह करे इसी तरह से मिलती रहे। मुझे एक सवाल का जवाब तो दें, फिर कन्वर्सेशन थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं कि आपने जब ये मेडल्स जीते हैं, इतने गोल्ड आपने लाए पाकिस्तान में, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आपकी जो खबरें हैं हर मीडिया पे चली, हर सोशल मीडिया पे चली, क्या कोई आपको किसी ने सराहा है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, किसी ने आके कहा हो कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया? जिस तरह से हमने हाल ही में देखा था एक साल कबल अरशद नदीम को हमने काफी ज्यादा सराहा था, तो आपको किसी ने सराहा? बिल्कुल ऐसा हो नहीं पाया, सॉरी टू से, किसी ने भी तो कोई राब्ता नहीं किया। हाँ, एजाज लेने के लिए बहुत से लोग आए हैं हमारे पास के आप हमारा नाम लें, हमारा करें, ये करें, हमारे पास आए, लेकिन एक भी जो रिवॉर्ड की बात आई ना, तो हमें रिवॉर्ड नहीं मिल पाया, और शायद इसीलिए नहीं मिल पाया क्योंकि पहले जाते हुए भी हमें ये कहा गया था कि खवातीन है, आप क्या ही कर लेंगी, आपके घर आपकी शादी हो जाएगी, आप रुक जाएंगे, मतलब हर प्रोफेशन में फीमेल्स को हमेशा डिस्करेज किया जाता है कि आप ये नहीं कर सकती। बल्कि कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर आप इस दफा गोल्ड नहीं लेके आए तो आप छोड़ देना, गेम ना करना। अच्छा, क्योंकि आपको रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा और ये आपकी गोल्ड भी नहीं आएगा। इवन जब हमने जाना था तब हमें स्पॉन्सर नहीं मिला था, मुझे स्पॉन्सर नहीं मिला था। ये आफ्टर शो सुंबल ने आपको मारना है। सुंबल, मुझे आज ना आप दोनों को देख के लगता है कि मैं और गजल बहुत ही अच्छा शो करते हैं। हाँ। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों की लड़ाई होने वाली है इस सेगमेंट के बाद, क्योंकि सुंबल को बिल्कुल भी चांस नहीं मिल रहा। सुंबल, मुझे आप ही ये बताएं, अभी आपने फातिमा आप में जरा खामोश रहना है। सुंबल, मुझे आप ही ये बताएं, जिस तरह से आप लोग इस खेल में आगे गई और काम करिए, आप लोग क्या समझते हैं कि जो खवातीन है या फिर जो खेल है, इसमें किस तरह की सहूलियात होनी चाहिए, या फिर अभी जो फैसिलिटीज हैं उनको किस तरह से इम्प्रूव होना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली जब मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने सवाल पूछा था फातिमा से पूछना था ये। अच्छा, मैंने ये तैयबा से पूछना था और मैंने सुंबल को खामोश कराना था। तैयबा, ओके, तैयबा, हाँ, सवाल क्या था? सवाल यही था कि आप क्या समझती हैं कि किस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए, या फिर जो भी सहूलियात हैं उनको किस तरह से हाँ इम्प्रूव होना चाहिए? मेरे ख्याल से यहाँ खवातीन के लिए बहुत ही कम क्लब्स, बहुत ही कम फैसिलिटीज हैं। एज एन कोच, इंटरनेशनल कोच हमारे पास नहीं है, और हम लोग इंटरनेशनल रिप्रेजेंट भी करके हैं एज एन कोच भी। मैं इंटरनेशनल कोच थी, और वहाँ के जो 9th 10th के ब्लैक बेल्ट के जो मास्टर हैं उन्होंने हमें इन्वाइट किया हमारी वहाँ काबिलियत देख के, तो हमें इन्वाइट किया था एज एन कोच वहाँ पे, और हमें सर्टिफिकेट और शील्ड से नवाजा कि आपकी बहुत अच्छी कोचिंग है, आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। तो हमने यहाँ पे भी क्लब इसीलिए खोलना चाह रहे थे कि बहुत सी फीमेल्स जो रह जाती हैं वो मेल्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होती हैं, तो हमारे यहाँ पे फीमेल्स जो है वो बहुत ही कम है, और हुकूमत को भी इस मामले में बहुत ज्यादा देखना चाहिए कि हमारी जो फीमेल्स हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि डिस्करेज करना चाहिए कि जी ये इनकी शादी हो जाएगी, इनके हस्बैंड। लेकिन अगर हम सोसाइटी को बनाते हैं ना, अगर हम चीज लाएंगे, हम अपनी फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी देंगे, जैसे हम लोग खेल के आए, नो डाउट अरशद नदीम साहब ने जो है वो ओलंपिक्स खेला, उनकी तो वो बनती थी, लेकिन आपको यहाँ पे इंकरेज करना चाहिए था कि फीमेल्स खेल के आएंगे और हम अपने ऑन पे रहे, एक तो, और दूसरा एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसपे हमने मेडल लिया, और ये कोई आम बात नहीं थी, वहां पे बहुत से प्लेयर्स आए हुए थे, वो तो आपको पता होगा 35 ममालिक थे और 6500 प्लेयर्स थे। लेकिन अभी तक सॉरी टू से हमारे कोचेस ने भी राब्ता किया है गवर्नमेंट से, लेकिन अभी तक हमें कोई जवाब नहीं आया,
तो हमारे उधार हैं अभी बहुत से, जो हमने उधार चुकाने हैं, और जाते हैं जो हमने जिस तरह पैसे लिए हैं वो तो हम, एक शर्मनाक बात है और ये पूरे मुल्क के लिए शर्मनाक बात है। और हमें तो इस तरह कहा गया था कि अगर आपने इसी तरह पैसे इकट्ठे करके जाना तो आप जाए ही ना। बिल्कुल। और हमें दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, मैं अब सुंबल आपकी तरफ आऊंगा, आप फ्लोर में आपको दूंगा। जाते जाते हमें अपने फ्यूचर गोल्स के हवाले से बताइएगा, फेडरेशन के किरदार के हवाले से बताइएगा, किस तरह से वो आपको सपोर्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और फ्यूचर में आप कौन कौन से इवेंट को आपने नज़र में रखा हुआ है कि ये इवेंट में जाऊंगी और यहाँ पे Next तैयारी पाकिस्तान है। का सब्ज हिलाली परचम लहराऊंगी। फेडरेशन की जब अगर बात करूं मैं, तो फेडरेशन की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं है, हम अपने ऑन पे कर रहे हैं। और सेकेंडली, हम अगर खेलने जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है हम ताइक्वांडो के इवेंट्स खेलेंगे, और हमारा गोल तो ओलंपिक्स लेवल का है, लेकिन उसके लिए हमें रैंकिंग इवेंट्स खेलने हैं, G1 और G2, जो कि हमारे पाकिस्तान में भी होता है, और ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया पाकिस्तान में सुंबल, भी हम- थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ तैयबा, ख़वातीन और हज़रात, ये थी आज की सुबह की सोच। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सुबह की सोच आज की पसंद आई होगी। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।